अरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर आफियत से। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहा हूं एक न्यू चैप्टर है मुनाज़िर कुदरत। क्या है मुनाज़िर कुदरत? और एक नज़म है। क्या है? नज़म है। यहां से मैं एक चीज बता दूं आपको कि हम लोगों ने अब तक हिस्सा नसर कंप्लीट हो चुका है। क्या है? हिस्सा नसर कंप्लीट हो चुका है। अब पढ़ने वाले हैं हिस्सा शायरी। हिस्सा शायरी में सिर्फ हम लोग नज़म, गजल, रुबाई, दोहा ये सब पढ़ने वाले हैं। समझ गए? तो आज हम लोग का हिस्सा शायरी का जो है पहला चैप्टर यूनिट है हमारा। नज़म स्टार्ट कर रहा हूं और चैप्टर का नाम है मुनाज़िर कुदरत। और इसका जो मुसन्निफ है मुनाज़िर कुदरत का वो है चकबस्त। नाम सुने होंगे, बहुत फेमस शायर है, अफसाना निगार, नज़म निगार है, सुने ही होंगे। तो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वह आपको नोट मिल जाएगा। तो स्टार्ट करता हूं साथियों। तो सबसे पहले हम लोग नज़म के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में, नज़म के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उर्दू में नज़मों का सुराग सर सैयद तहरीक से पहले भी मिलता है, लेकिन ये एक सच्चाई है कि सर सैयद की तहरीक के जेर असर मगरिब से इस्तिफादा के दौर शुरू हुआ तो नज़्म निगारी की रवायत में इनकलाब आ। देखो, उर्दू जो नज़म निगारी है वो सर सैयद तहरीक से पहले से मिलता है, लेकिन एक इसमें सच्चाई है कि सर सैयद के तहरीक के जेर असर मगरिब से इस्तिफादा दौर, इसका नज़म निगारी का रवायत इनकलाब हो गया, यानी आजाद हो गया, पूरा एकदम आगे बढ़ने लगा सर सैयद तहरीक के बाद नज़म। महकमा तालीम और हुकूमत पंजाब की कयाम के दौरान मोहम्मद हुसैन आजाद और ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने नज़म निगारी की तहरीक की क़यादत की। यानी महकमा तालीमी हुकूमत पंजाब के क़याम में मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्ताफ हुसैन हाली ने नज़म की निगारी की तहरीक की क़यादत की और नज़म निगारों की एक जमात कायम हो गई। यानी एक यूं कहें मीटिंग बुलाया जिसमें बहुत सारे नज़म निगारों की जमात कायम हुई थी। और यहीं से उर्दू अदब की तारीख में जदीद दौर का आगाज हुआ। यानी इसी मीटिंग से, इसी कयाम से क्या हुआ? उर्दू अदब की जदीद दौर शुरू हुआ, आगाज हुआ। इसी वजह से हाली और आज़ाद को जदीद नज़म का पेश रू माना जाता है। इसी वजह से जो है हाली और आज़ाद को क्या माना जाता है? जदीद नज़म का पेशरू माना जाता है। इस दौर में जदीद नज़म निगारी की हैसियत से जिन नज़म निगारों को शोहरत व मकबूलियत हासिल हुई, उनमें इस्माइल मेरठी, डिप्टी नज़ीर अहमद, शिबली नौमानी, अब्दुल हलीम सरार और अकबर इलाहाबादी खासतौर से काबिल ज़िक्र है। यानी जदीद दौर में जिन नज़म निगारों की शोहरत व मकबूलियत हुआ उन में से है, कौन कौन है? इस्माइल मेरठी हुआ, डिप्टी नज़ीर अहमद, शिबली नौमानी, अब्दुल हलीम, अकबर इलाहाबादी, ऐसे लोग काबिल ज़िक्र है। इन शायरों में जदीद नज़म निगारों की रवायत को मजबूत और मुस्तहकम बनाने में अपनी भरपूर सलाहियतों का इस्तेमाल किया। यानी ये जो शायर थे जितने भी, सबों ने इसको मकबूल बनाया पूरा जदीद दौर में। चाहे आगे बढ़े हमारा नज़म निगारी, इन हजरात ने क्या क्या काम किया उस पर। 20वीं सदी में दरगाह शाही सर वर जहां आबादी अकबर चकबस्त और नज़म
तबाह तबाही जैसे शायरों ने नज़म निगारी की तरफ खुसूसी तवज्जो की। यानी 20वीं सदी में जो है सरवर जहां हुआ, इकबाल हुआ, चकबस्त हुआ, ये ऐसे शायर नज़म निगार की खुसूसी तवज्जो दी, फिर तवज्जो की। लेकिन इकबाल ने इस दौर में वह कारनामा अंजाम दिया जिसका कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। यानी इतना काम किया नज़म इकबाल ने उस नज़म निगारी में 20वीं सदी में, उसका कोई मिसाल नहीं। इसी वजह से इकबाल को 20वीं सदी का अजीम तरीन शायर माना जाता है। यानी इसी वजह से किसको 20वीं सदी का इकबाल को क्या माना जाता है? अजीम तरीन शायर माना जाता है। इकबाल ने हैत और मौजू दोनों सतहों पर इनकलाब बर्पा कर दिया। इकबाल के बाद नज़मों में आलिमाना और फिलिस्फियाना मौज़ूआत को नज़म के कालिब में ढलने का मौका मिल सका। इकबाल के बाद उर्दू में तरक्की पसंद तहरीक की शुरू हुई। यानी इकबाल के बाद की दौर में तरक्की पसंद तहरीक की शुरू हुई और हयात व कायनात की खारजी और दाखिली मसाइल को मौजू बनाकर नज़्म कहजा। इकबाल के ज़माने में जोश ने कौमी तहरीक के मुतासिर होकर इनकलाबी नज़में लिखने शुरू कर दी। यानी इकबाल के ज़माने में ही जोश ने कौमी तहरीक से मुतासिर होकर इनकलाबी नज़में लिखना शुरू किया। अख्तर शेरानी ने रूमानी नज़मों की तख्लीक पर तवज्जो की। यानी अकबर शेरानी जो है वो रूमानी नज़मों को तख्लीक पर तवज्जो दी। फराक ने मुख्तसर तादाद में नज़में कहीं। इस तरह उर्दू नज़में नई नई करवटें उभरने लगे। यानी सबको अपना अपना एक मौजू बनाया, समझ गए। इस तरह से नए नए करवटें उभरने लगी नज़म। फिलिस्फियाना तौर नजर आने लगे। पाबंद नज़मों के साथ साथ मारी नज़में और आज़ाद नज़में इस दौर में काफ़ी तादाद में लिखी गई और इस तरह मकबूल हुए कि पाबंद नज़म निगारी की रवायत कमज़ोर पड़ने लगी। इस सिलसिले में फैज़, मखदूम, मिजाज, अली सरदार जाफरी, जमील मजहरी, जा निसार, अख्तर, कैफी आज़मी व वामिक जौनपुरी, सिकंदर अली वजद वगैरह ऐसे शोरा है जिन्होंने तरक्की पसंद नज़मों का वकार अता किया। यानी ये लोग तरक्की पसंद नज़मों का वकार किया। राशिद मेनाजी और अख्तर ईमान जदीद उर्दू नज़म की ऐसी हैसियत माने जाते हैं जिनका शायराना कमाला संग मेल की हैसियत रखते हैं। यानी राशिद मेराजी, अख्तर ईमान हो, ये काफी काम किया है लोग भी जदीद नज़म में और इनके शायराना कमालत को संग मेल की हैसियत रखते हैं। जदीदियत पसंदों ने उर्दू नज़म को दाखिलियत और इलामत से खुला मिलाकर एक नई राह निकाली। वजीर आगा, शहरयार, इफ्तिखार आरिफ, मोहम्मद अली, नदा फाजली, काजी सलीम, बाकर मेहदी वगैरह वह नुमाइंदे शायरी में शुमार किए जाते हैं। शायरात ने भी इस दौर में अपने कमालात का इजहार किया। इनमें सफीक फातिमा शेरी, जाहिदा जैदी, कुशूर नाहिद, फहमीदा रियाज और परवीन जाकिर इसी दौर का पैदावार हैं। ये एक मुस्लिम हकीकत है कि मौजूदा दौर में दानिशवराना और फिलिस्फियाना अफकार के इजहार के लिए सबसे अच्छा मुअस्सर सांचा नज़म है। यानी नज़म में देखा जाए तो हर एक तौर पर कोई जरीफाना लिखा नज़म, तो कोई इनकलाबी नज़म, कोई नफ्सियाती, यानी हर एक तरह का नज़म हर एक तरह के शायरों ने लिखा है। अपना जदीद नज़म पर काम किया है सब किसी ने, समझ गए। तो हम लोग अब तक तो नज़म के बारे में पढ़ लिए, अब हम लोग मेन की तरफ और चलता हूं।
चलो हम लोग चकबस्त के बारे में पढ़ लेता हूं, क्योंकि असल चकबस्त के बारे में ही ज्यादातर पूछे जाएंगे सवाल, तो इसको पढ़ना तो जरूरी है। सवाल जहां से आएगा तो उसको पूछा ही जा सकता है। चकबस्त, तो चकबस्त का पूरा नाम पंडित बर्ज नारायण है। चकबस्त का पूरा नाम क्या है, एग्जाम में पूछा है तो क्या लिखना है, पंडित बर्ज नारायण। और चकबस्त क्या था, पंडित था एक। और चकबस्त तखल्लुस है उसका, यानी चकबस्त जो है उसका क्या है, तखल्लुस है। अब यहां से दो सवाल बन गया आपका, क्या सवाल, एक यहां एक यहां, दो सवाल बन गया। पूछा जाए कि चकबस्त का पूरा नाम क्या है तो पंडित बर्ज नारायण, चकबस्त का तखल्लुस क्या है तो वह चकबस्त ही है। उनकी पैदाइश 1882 ईस्वी में फैजाबाद यूपी में, यानी चकबस्त की जो है पैदाइश है यूपी में हुई 1882 में, फैजाबाद है वहां पैदा हो। लेकिन चकबस्त के आबा व अजदाद चूंकि लखनऊ से ताल्लुक, यानी उसके आबा अजदाद कहाँ से, खानदान कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, वो लोग लखनऊ से ताल्लुक, इसलिए चकबस्त भी बचपन में ही लखनऊ चले आए और वहीं इब्तिदाई तालीम हासिल, यानी फिर चकबस्त जो है लखनऊ आ गए, वहीं इब्तिदाई तालीम हासिल की, कहाँ, लखनऊ में। ऑडेटिंग ऑडेकिंग कॉलेज लखनऊ में दाखिला लिया। 1905 ईस्वी में बीए पास किया, यानी कब बीए पास किया उन्होंने, 1905 ईस्वी में। और 1906 ईस्वी में उन्होंने फिर वकालत का इम्तिहान भी पास किया, समझ गए। अब यहाँ सवाल पूछा जाएगा वकालत का इम्तिहान कब पास किया, तो 1906। बीए कब पास किया, तो 1905। अगर पूछ दे किस कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया था, ऑडेकिंग कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया था। और अमलन वकालत भी शुरू कर, रफ्ता रफ्ता चकबस्त लखनऊ के मशहूर वकीलों में शुमार होने लगे। इतनी धीरे धीरे उन्होंने एक मशहूर वकीलों में शामिल शुमार होने लगे, मशहूर हो गए चकबस्त। 1926 ईस्वी में एक मुकदमा के सिलसिले में चकबस्त राय बरेली शरीफ ले गए, यानी 1906 ईस्वी में एक मुकदमा के सिलसिले चकबस्त राय बरेली तशरीफ ले, और वहां की अदालत में कामयाबी के साथ बहस की, यानी कामयाबी के साथ उन्होंने वहां बहस की। और उसी दिन से पहर को लखनऊ जाने के लिए स्टेशन आए, यानी उसी दिन वो क्या हुआ, केस लड़के आ रहे थे, फिर वो लखनऊ आए स्टेशन में घर जाने के लिए, अपना लखनऊ आए, लखनऊ जाने के लिए वो कहाँ आए, स्टेशन आए। ट्रेन में बैठे ही थे कि दिमाग पर फालिज का हमला, यानी अभी वो ट्रेन में बैठे ही थे तो दिमाग पर उसका फालिज का हमला हो, और क्या हुआ, जुबान बंद हो गई। इलाज व मुआवजा किया गया, इलाज किया गया, लेकिन सब बेसुध साबित हुआ। वक्त मौद आ चुका है, यानी वक्त मौत के करीब आ चुका है। अब उसका 7 बजे शाम को स्टेशन पर ही चकबस्त का इंतकाल हो, यानी स्टेशन पर ही, इलाज की तो ले गया हॉस्पिटल में, लेकिन स्टेशन पर ही उसका इंतकाल हो गया। कितने बजे, तो वो 7 बजे इंतकाल हुआ था उसका। लाश को लखनऊ लाया गया और आखिरी रसूम अदा कर दी, यानी फिर लाश को लखनऊ लाया गया, वहीं उसका मिट्टी दिया गया लखनऊ में, समझ गए। अब यहाँ कई सवाल पूछा जा सकते हैं कि चकबस्त का किस बीमारी में मृत्यु हुआ था, वफात हुआ, तो वो फालिज का हमला हुआ था। दिमाग पर किसका हमला हुआ था, फालिज का। और कितने बजे वो इंतकाल हुआ था, तो वह 7 बजे। उसको दफनाया कहाँ गया था, वह लखनऊ में। आगे बढ़ता हूं। चकबस्त फितरी शायरी थी, चुनांचे उनको बचपन में ही से शायरी का शौक था। यही वजह के 9-10 साल की उम्र में चकबस्त ने पहली गजल की,
यानी चकबस्त को जो है बचपन से ही शायरी का शौक था, इसलिए उन्होंने 9 से 10 साल की उम्र में ही उन्होंने एक पहला गजल कही। तब से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, यानी वहां से पीछे मुड़कर नहीं देखा, आगे बढ़ते रहे और जिंदगी के आखिरी साथियों तक शेरगोई में मसरूफ रहे। असातजा शोरा में चकबस्त, आतिश, गालिब और अनीस की सैदाई थे। यानी असातजा शोरा में चकबस्त जो है आतिश, गालिब, अनीस सैदाई, अनीस के सैदाई थे, समझ गए। उनके गजलों में आतिश का रंग और मसदस पर अनीस का तकलीद का असर नुमाया है। शायरी के ख्यालात अगरचे असातजा के ख्याल से मुख्तलिफ है, लेकिन तर्ज कलाम, सलामत जुबान, बंदिश अल्फाज, हुस्न तराकीब मजकूरा असातजा की तकलीद नुमाया है। चकबस्त अपनी शायरी में नए नए ख्यालात नज़म किए गए, मगर जुबान की चाशनी, असलूब बयान, लताफर और तफाकीज की को हाथ से जाने नहीं दिया, क्योंकि अल्फाज की बंदिश से शनाई करना ही दरअसल शायरी का जुज़ू आज़म है। जैसा कि आतिश ने कहा, किसने कहा था? अब आतिश ने कहा, बंदिश अल्फाज जुड़ने से नगों के कम नहीं, शायरी भी ही काम है आतिश मरसा साज का। ये किसने कहा था? वो आतिश ने कहा था। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये था इसके बारे में, चकबस्त के बारे में हम लोग पढ़े, लेकिन चकबस्त के बारे में तो पढ़ लिया। अब चैप्टर जो है हमारा मुनाज़िर कुदरत, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो चकबस्त से यहाँ कई सवाल बनते हैं, ये बता देता हूँ। पहला सवाल क्या बन रहा था कि उसकी पैदाइश कब हुई थी? तो वो 1882 कहाँ हुई थी? फैजाबाद। उसका असल नाम क्या था? तो पंडित बरज नारायण। उसका तखल्लुस क्या था? तो वो चकबस्त तखल्लुस था। उसका आबा अजदद कहाँ से ताल्लुक रखता था? वो लखनऊ से ताल्लुक रखता था। तो बचपन इब्तदाई तालीम चकबस्त की कहाँ हुई थी? तो वो लखनऊ में हुई थी। और तो वो किस कॉलेज में दाखिला लिया था, एडमिशन लिया था? ऑडे किंग कॉलेज जो है वहाँ एडमिशन लिया था। और उन्होंने बीए का कब पास किया? बीए तो 1905 ईस्वी में उन्होंने बीए पास किया। वकालत का इम्तिहान कब पास किया? तो 1906 ईस्वी में पास किया। अब एक सवाल यहाँ अभी बता देता हूँ लास्ट में, वो कि उसका इंतकाल कितने बजे हुआ था? तो 7 बजे शाम हुआ था। और उसका दफनाया कहाँ गया था? तो लखनऊ में। अब एक सवाल यहाँ बताया है कि इंतकाल कब हुआ था उसका? तो उसका इंतकाल हुआ था 1926 ईस्वी में। 1926 ईस्वी में एग्जैक्ट नहीं मालूम है हमको कब हुआ था। 1926 ईस्वी में अगर मालूम करना है तो आप लोग गूगल कर लीजिएगा, वहां मिल जाएगा। गूगल में आप रेख्ता नाम का वेबसाइट होगा, वहां जाके मिल जाएगा आप लोग को इसका पूरा डिटेल। और अगर इसके बारे में डिटेल पढ़ना है तो वहां रेख्ता पे मिल जाएगा हर एक चीज उसके बारे में। तो चकबस्त ने गजल किस उम्र में शुरू किया था? 9 से 10 की उम्र में ही पहली गजल की थी, समझ गए। और भी बहुत सारे सवाल हैं, या सब बताऊंगा। अब ये है हमारा चैप्टर मुनाज़िर कुदरत। क्या है मुनाज़िर कुदरत? फजाए कोह में ऐसी हुआ हवा समाती। फजाए कोह यानी कोह कहते हैं पहाड़। बसर की रूह में रूह को राहत की नींद आती, यानी इंसान की रूह को क्या आता है? फुल राहत मिलता है उस फजा नहीं, पास फजा में पहाड़ है वगैरह में, वहां क्या आता है? फुल उसको आराम मिलता है इंसान की रूह को। देखो यहाँ मैं इधर पढ़ा देता हूँ, यहाँ आप लोग बता, यहाँ हर एक चीज आप लोग को मिल जाएगा। देख लो यहाँ मैं हर एक चीज इसका क्या कह रहा है। फजाए को हमें ऐसी हवा समाती। और फजा कहते हैं पहाड़ी इलाकों, फजाए को यानी पहाड़ी इलाका। बसर कहते हैं इंसान को। क्या कहते हैं? बसर के माने इंसान, बसर इंसान। रूह राहत के माने होता है आराम। क्या होता है राहत के माने? आराम। यानी इस शायर में कहता है कि पहाड़ी इलाके की हवा इतनी सुकून है
کہ وہاں انسان کی روح کو کیا ملتا ہے؟ سکون مل جاتا ہے. ایسا وہاں سکون ہے پہاڑی علاقوں میں، ہرا بھرا پورا ایک دم. وہی اس شاعر میں کہتا ہے بس ایک عالم بس ایک عالم ہوا چار سمت تاری ہے، نہ سور و سر ہے دنیا کی آہ و زاری. چار سمت یعنی چاروں طرف خاموشی ہے. سمجھ گئے؟ چاروں طرف کیا ہے؟ وہاں خاموشی ایک دم. تو اس لیے یہاں دیکھو معنی میں کیا کرے، چاروں طرف ایک عجیب سی خاموشی ہے اور سکون کا عالم ہے، یعنی سکون کی دنیا ہے وہاں. یہاں دنیاوی اور شور و غل اور دکھ درد کی کوئی جگہ نہیں، یعنی وہاں کوئی شور و شغل نہیں ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ ایک دم پورا سناٹا. آگے کیا کہتا ہے؟ اثر دکھاتا ہے قدرت کا نغمہ دل غیر ہے یار، سجر حجر سے ٹپکتی ہے راک کی تیز. یعنی قدرت کی خاموش نغمہ ہر جگہ محسوس ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ نغمہ یعنی گانا. درخت اور پتھر تک اس قدر کی موسیقی سے متاثر ہے، یعنی پہاڑوں کی آواز آتی ہوگی، جھرنا کی آواز ہوتی ہوگی. سمجھ گئے؟ یہ ہوا آپ کا وہاں نغمہ. راگ وہ جو مضراب کا اسیر نہیں، یہ حرف کان کا پردوں میں گوشے غیر نہیں. یہ قدرتی کے موسیقی کسی ساز یا آلے کی محتاج نہیں ہے، یعنی یہ کسی کا محتاج نہیں ہے قدرتی کے علاوہ. اور نہ ہی اسے صرف کانوں سے سنا جا سکتا ہے بلکہ یہ محسوس کرنے کی چیز. دیکھو بلکہ صرف کانوں سے سنا نہیں جا سکتا ہے، یہ محسوس بھی کیا جا سکتا ہے. کوئی سنے گا اسے دل وداز ہے جس کا، وہی سنے گا جس کے دل میں سکون ہے. سمجھ گئے؟ ہو دل میں سوج تو رگ رگ میں ساج ہے اس کا. یعنی کیا کر رہا ہے؟ اس قدرت کے نغمے کو وہی شخص محسوس کر سکتا ہے جس کا دل نرم اور کیا ہو؟ حساس ہو. یعنی جس کا دل کیا ہو؟ نرم ہو. جس کے دل پر طرف ہو، اس پہ اپنے وجود کے ہر رگ میں یہ موسیقی سنائی دیتی. حریم خاص میں قدرت کے بار یابی تھی، نگاہ شوق میں اکسانی بے حسابی تھی. قدرت کی خاص مقام، قدرت کے مناظر میں پہنچ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے خالق کی شان سب سے برعیاں اور بے نقاب ہے. جب ہم لوگ پہاڑیوں میں گھومنے جاتے ہیں کیسا لگتا ہے؟ دیکھ رہے ہو قدرت کا کیا کارنامہ ہے، کیسے کیسے قدرت نے ہم بنایا ہے اس پہاڑی علاقوں میں. ٹھنڈی آپ کو ہوائیں محسوس ہوگا. سری کے ذاتی وضع قدیم قدرت آیا تھی سنگ و سجر سے کشش و محبت. یہ قدرت کے پرانے انداز ہر چیز میں شامل ہے. کیا ہے؟ پرانے انداز شامل ہے نا قدرت کے. ہے ہر پتھر اور درخت سے محبت کی کشش لگتی ہے. شراب اس حقیقی سے تھا ہر ایک سرسار، سجر تھا کوہ تھا چشمے تھا یہ مست غبار. ہر چیز کیا ہے؟ خواہ وہ درخت ہو، پہاڑ ہو، چشمہ ہو یا معمولی سی مٹی، اس خدائی محبت کی نشے میں مست ہے. درخت وہ کوہ میں کیا ہے؟ پاک انسان کیا تیور کیا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ ابر بارہ کیا ہے؟ درخت، پہاڑ، انسان، پرندے، ہوائیں، بارش، بادل سب اسی خالق کے تخلیق ہیں. یعنی کوئی چیز، پہاڑ ہو، انسان ہو، بھلے ہی میں ہوں، سب انسان ہو، جانور ہو، پرندہ ہو، سب کیا ہے؟ یہ خالق کا دین، اللہ تعالی کا دین. یہ موج ہستی بیدار کے عناصر ہیں، سب ایک قابل شوق کے مسافر ہیں. دیکھو زندگی کے لہر میں موجود تمام عناصر ایک ہی سفر کی راہی میں جو سے شوق الہی میں رواں ہیں. اے دل
ए दिल के टुकड़े हैं कुदरत के, इनमें पैर नहीं, सब एक गोद के पाले हैं, कोई गैर नहीं। देखो ये सब क्या है, कुदरत का ही दिया हुआ है। ये कोई अजनबी नहीं है, कोई एक अलग नहीं है। सब क्या है, एक ही परवरिश है, एक ही खालिक के परवरिश है। सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है, कुदरत का दिया हुआ है। उन्हीं से नगमा एक कुदरत है और जो वो पश्ती में सब एक साथ के पर्दे में बज में हस्ती में। देखो ऊंचाई हो या पश्ती, कुदरत का नगमा हर जगह मौजूद है। देखो चाहे चाहे यहाँ छोटा है, यहाँ कद हो, चाहे यहाँ सिर पर हो, सब जगह क्या है, कुदरत का नगमा मौजूद है। चाहे यहाँ इस जमीन पे हो, चाहे पहाड़ पर हो, सब जगह कुदरत का नगमा मौजूद है। इस कायनात की महफिल में सब एक ही साज की मुख्तलिफ सर में, जुदा किसी से भी हस्ती का अपने राज नहीं, कुछ आबसार में वो हम में इम्तियाज नहीं। आबसार कहते हैं झरना। किसी भी चीज का क्या है, वजूद अपने राज से खाली नहीं है। आबसार की रवानी यानी झरना की रवानी और हमारी जिंदगी में कोई बुनियादी फर्क नहीं, दोनों खालिक का एक ही है। यानी सब कुछ ये भी एक खालिक का ही एक ही है, पैदा हुआ, सब ने खालिक ही दिया है जिसमें खाक यहाँ इस का जिसमें फानी है, जो रूह हम में है उसमें वही रूहानी है। हमारा जिस्म क्या है, मिट्टी से बना है और एक दिन फानी हो जाएगा, मिट जाएगा मिट्टी में। लेकिन रूह, जिस रूह की वजह से हम जिंदा हैं, उसी रूह के एक झलक कायनात के एक मनाजिर में भी रवां है। तो ये था आपका यहाँ शायरो शायरी का। इसलिए मैं ये आपको दिया हूं यहाँ, क्योंकि आप लोग भी समझ सको, पढ़ सको, समझे। मैं अभी वहां बता देता, यहाँ मैं आपको यहाँ पढ़ा देता, लेकिन मैं ये चाहा कि आप लोग यहाँ पर है, काफी आसान हो जाएगा आप लोग के। इसलिए मैं हर एक माना समझने के लिए, क्या एग्जाम में आप लोग को कोई कठिनाई ना हो। चीज को हम लोग एक बार और खुलासा पढ़ लेता हूँ, क्या कहते हैं इस पूरे से मुनाज़िर कुदरत का खुलासा पढ़ ले। इस नज़म में शायरी ने क्या किया, कुदरत की खूबसूरत मुनाज़िर की तारीफ की है, उनके हासिल होने वाली सुकून व इत्मीनान इज़हार किया, बिल्कुल किया था। शायर बयान करता है कि पहाड़ों की फजा में ऐसी हवा है जो इंसान की क्या है, रूह को आराम सुकून फराहम करती है। क्या है, इंसान की रूह को आराम देता है। चारों तरफ एक ही खामोशी और सुकून का आलम है, सुकून का दुनिया है वहां, जहां शोर शराबा की दुनिया मुश्किलात है। न वहां गाड़ी की आवाज, न ही इंसान की आवाज, एकदम पूरा सुकून का आलम है, दुनिया है। कुदरत के नगमे दिल में सरवर और तासीर पैदा करते हैं, और ये वह राग है जिसे सुनने के लिए कानों के नहीं बल्कि दिल की जरूरत। यानी वह इतने सुकून है वहां, सुनने के लिए, उस सुकून को सुनने के लिए दिल की जरूरत है। समझ गए, वहां की तासीर को देख सुनने के लिए। शायर के मुताबिक जिसके दिल में मोहब्बत और दर्द हुई है, उस मौसीकी को महसूस करता। नज़म में शायर के तमाम मखलूकात को एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाया है। दरख्त, पहाड़, चश्मे, इंसान, परिंदे और बारिश सब एक ही कुदरत का मुजाहिर है। यानी सब तो अल्लाह का ही देन है। अल्लाह चाहे तो अभी बारिश कर दें, अभी चाहे तो पूरा धूप हो जाए, और सब एक ही सफर का हिस्सा है। शायर कहता है कि इनमें सब एक ही ऐसी हम आहंगी है जिसे देखने वाला महसूस करता है, सब कुदरत का बांसुरी के मुख्तलिफ सर। शायर मजीद कहता है कि हम इंसानों को आबसारों में कोई फर्क नहीं, यानी हम इंसान और झरनों में कोई फर्क नहीं, सिवाय इसके हमारा जिस्म खाकी है और आबसर पानी से बने। यानी हमारा जिस्म क्या है, खाकी है, और आबसर क्या है, पानी से बने होते हैं। लेकिन रूह हरकत दोनों में एकसां में, यानी कुदरत की एक तख्लीकात एक ही हकीकत का हिस्सा है और एक ही दूसरे से अलग नहीं है। तो अगर आपको कोई भी शायरी आए तो इसी से आप लोग को हेल्प मिलेगा।
اس لیے میں پورا یہ خلاصہ ہوا، یہ جو لاسٹ میں خلاصہ یہ ہوا، اور یہاں جو پورا لائن یہ دیا ہوا ہے، دیا ہوا ہے نا، جدا کسی سے بھی ہستی، یہاں معنی دیا ہوا ہے، سبھی آپ لوگ کے لیے ہیلپ فل ہی رہے گا، سمجھ گئے؟ ایگزام آئے تو کہاں ایک تو شاعر و شاعری ضرور آئے گا، کہیں سے بھی آئے۔ اب ہم لوگ سوال و جواب کرتا ہوں، سالو۔ مختصر ترین سوالات کے جوابات ہیں، یعنی 2 نمبریہ سوال، 2 نمبریہ سوال ہے، 2 مارکس میں پوچھے جانے، 2 مارکس میں پوچھے جائیں گے۔ پہلا سوال ہے کہ چکبس کا انتقال کب اور کہاں ہو؟ تو میں نے بتایا تھا کہ 1926 میں ہوا تھا، کہاں؟ رائے بریلی کے اسٹیشن میں ہوا تھا، رائے بریلی اسٹیشن میں ہوا تھا، اور اس کو دفنایا کہاں گیا تھا؟ وہ لکھنؤ میں اس کو دفنایا، یہ چیز لکھ لو، کہاں دفنایا گیا تھا؟ لکھنؤ میں دفنایا، سمجھ گئے؟ اور کس بیماری کے میں ہوا تھا؟ تو فالج کا بیماری ہوا تھا، فالج کا اس کو بیماری سے وہ چلا گیا، فالج کا اثر پڑا دماغ میں، اس کا انتقال ہو۔ نیکسٹ سوال ہے، چکبس نے کون کون سی ڈگریاں حاصل؟ تو انہوں نے 1905 میں BA پاس کیا، پھر 1908 میں وکالت حاصل، 1908 تھا کہ 6 تھا؟ ایک بار دیکھ لینا، تو 1906 تھا شاید، 1906 تھا، وہی تو نا؟ ہاں 1906 ہوگا، 1908 نہیں، یہاں 1906 ہوگا، میں وکالت کی ڈگری حاصل۔ چکبس کا انتقال کس بیماری سے ہوا تھا؟ تو وہ فالج کا حملہ ہوا تھا، اس وجہ سے وہ انتقال تھا۔ چکبس کی کون سی نظم ہمارے نصاب میں شامل ہے؟ تو وہ ہے مناظر قدرت، جو ابھی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ چکبس کا پورا نام کیا تھا؟ تو پنڈت برج نارائن چکبس تھا اس کا نام، اور چکبس جو تھا وہ تخلص تھا، اس کا کیا تھا؟ تخلص تھا۔ چکبس نے شاعری کا آغاز کب کی تھی؟ وہ انہوں نے بچپن میں غزل کا شاعری کا آغاز کیا تھا، 9 سے 10 کی عمر میں وہ پہلی غزل لکھی تھی، کہی تھی۔ چکبس کن اساتذہ کے شیدائی تھے؟ وہ تھا آتش غالب انیس کی شیدائی تھی۔ تو یہ تھا آپ کا 2 نمبریہ مارکس۔ دیکھو یہاں کچھ سوال ایسے ہیں جو آپ کا بک اور میرے طرف سے بھی ہے، سمجھ گئے؟ اس لیے امپورٹنٹ ہے جو وہ چیز میں دیا ہوا۔ اب بولا ہے یہاں مختصر سوالات کے جوابات ہیں۔ پہلا سوال کہ چکبس کے بارے میں 5 جملے لکھیں۔ پہلا جملہ کیا ہو جائے گا؟ اس کا اصل نام پنڈت برج۔ دوسرا لکھ سکتے ہو اس کا تخلص چکبس تھا۔ پیدا کب ہوا؟ 1882 فیض آباد UP میں ہوا۔ BA 1905 1906 میں وکالت، پھر چکبس نے لکھنؤ میں وکالت شروع کیا، پھر فالج کے حملے سے 1926 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، کہاں؟ رائے بریلی اسٹیشن میں، رائے بریلی اسٹیشن میں اس کا انتقال ہوا تھا، اور دفنایا کہاں گیا تھا؟ وہ لکھنؤ میں۔ اب جدید اردو نظم کی مختصر تعریف۔ جدید اردو نظم کی موضوعات کو نئے انداز میں پیش کیا جاتا ہے، جو عموماً فلسفیانہ علمی خیالات پر مبنی ہوتے ہیں۔ یہ نظمیں پابند اور آزاد دونوں شکلوں میں ہو سکتے ہیں۔ تیسرا سوال، زیر نصب نظم میں شاعر نے کہاں کی منظر نگاری کی؟ شاعر نے پہاڑ، درخت، منظر فضا کی نگرانی کی ہے، سمجھ گئے؟ ابصار ہوا۔ چوتھا سوال، نظم کے اجزائے ترکیبی پر روشنی ڈالیں۔ نظم کی اجزائے ترکیب نے شاعری نے قدرتی مناظر، روحانی احساسات، انسانی وضوعات اور فطرت کے درمیان تعلق کو بیان۔ اس میں شاعری نے فلسفیانہ خیالات کو خوبصورت الفاظ میں سمایا ہے۔ طویل سوالات جو 6 نمبر میں پوچھے جاتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ چکبس کی نظم نگاری کے فنی جائزہ پوچھ۔ چکبس کی شاعری کا فنی لحاظ کلاسیکی روایت کی حامل ہے، لیکن خیالات اور انداز بیان جدید تھا، اور ان کے شاعری میں نظم کی بنت، الفاظ کو ترتیب اور جذبات کی ادائیگی میں اس خاص فنی مہارت نظر آتی ہے۔ چکبس نے مرثیہ نگاری میں بھی
अपनी मुनफरिद पहचान बनाई, जहां उन्होंने गालिब मीरानी तकलीद की चकबश की नज़मों में जुबान की सादगी बावजूद ख्यालात की गहराई पाई जाती, जो उन्होंने हम अक्सर शायरों के मुमताज करते हैं। चकबश ने इंसानी जज्बात, अखलाकी अकदार, समाजी मसाइल को अपनी शायरी में जगह दी। इनकी शायरी में मकसदियत और अखलाकियत को अहमियत हासिल, लेकिन वह उन्हें खूबसूरत और दिलकश अंदाज में पेश किया है। यानी चकबश के शायरी में एक मुकद्दसियत की अखलाकियत है, अलग दिलकश अंदाज है। उनकी नज़मों में फितरी मनाजिर के जरिए इंसानी जिंदगी में उसकी फिलसफे को बयान किया है। यानी फितरी मनाजिर हुआ, इंसानी जिंदगी को बयां करते हैं उसके नज़म में। चकबश ने सिर्फ क्लासिकी शायर की रवायती को जिंदा रखा, जदीद तर्ज फिक्र को भी अपने आसार में समाया है। उनकी नज़में पेचीदगी से दूर हैं, एक लेकिन फनी लिहाज से मजबूत और परासर है। जदीद नज़म की तारीफ करते हुए उसका अर्थ का जायजा पेश किया। जदीद नज़म की बुनियाद कब हुआ था? 20वीं सदी में हुआ था। 19वीं सदी के आखिर में उस वक्त बड़ी जब उर्दू अदब में सर सैयद तहरीक के जेर असर फिक्र बेदारी का आगाज हुआ। सर सैयद और उनके साथियों ने मगरिब अदब की ख्यालात से इस्तेफादा करते हुए उर्दू नज़म को नए सांचे पर ढाला है। मोहम्मद हुसैन आजाद, अल्ताफ हुसैन हाली हुआ उर्दू नज़म को नए जहद दी, जिसमें उन्होंने पाबंद नज़म को भी फरोग दिया। नज़म में मकसदियत, इस्लाही पहलू और जदीदियत ख्यालात को पेश किया। यानी इस्लाही पहलू भी नज़म में रखा। जदीद नज़म का नुक्ते आगाज था जिसने उर्दू अदब में इनकलाब पर, यानी उन लोग इनकलाब लाया इसमें नज़म में। 20वीं सदी के अल्लामा इकबाल, 20वीं सदी में कौन? अल्लामा इकबाल। 19वीं सदी में कौन था? ये लोग था सर सैयद तहरीक के बाद अल्ताफ हुसैन हाली। अल्लामा इकबाल ने नज़म को आलिमाना और फिलसफियाना को मौजुआत से रोशनास कराया और उर्दू नज़म में रूहानी और फिक्री मौजुआत को नई जहद दी। इकबाल ने नज़म को हिद मौजू दोनों का तब्दीलियां की, लेकिन जिससे उर्दू नज़म में फिक्री वसाअत और गहराई आई। उनके बाद जोश मलय आबादी, कौमी और इनकलाबी ख्यालात को अपनी नज़म में पेश किया, जबकि अख्तर सिरानी ने रोमानवियत को फरोग दिया। यानी सब ने अपना अपना एक अलग अलग मौजू पर काम किया। तरक्की पसंद तहरीक ने उर्दू नज़म को अवामी और समाजी मसाइल की अक्कासी का जरिया बनाया है, जिसमें फैज अहमद फैज, अली सरदार जाफरी और उर्दू मिजाज ने अहम किरदार निभाया। तरक्की पसंद शोरा ने उर्दू नज़म में मुआशरे और सियासी शऊर को जगह दिया। उर्दू ने हुकूक, इंसाफ और मौज़ूआत को राइस्ता दी। बाद अज़ां राशिद मिराज अख्तर ईमान उर्दू नज़म को दाखिलियत अल्लमा की अंदाज में पेश किया। जदीद नज़म में फिलिस्फियाना नफ्स मौजूद दाखिल है। इस दौर में उर्दू नज़म के तजुर्बा किए और उर्दू आज़ाद में मुआरा नज़म जैसे नए असर। देखो सिर्फ बाद में परवीन साकिर हुआ और कई खातून भी थे, समझ गए। देखो ये कहां से क्वेश्चन था? ये था आप नज़म के बारे में जो पढ़े, पूरा वही क्वेश्चन था यहाँ, समझ गए। बढ़ता हूं तीसरा सवाल के जेर निसाब मुनाजिर कुदरत का मरकजी ख्याल। उसका मरकजी ख्याल फितरती की खूबसूरती है, गहरी असरात इंसान के साथ साथ उसके ताल्लुक पर मुबन्नी है। शायर ने अपनी इस नज़म में फितरत के मुख्तलिफ मनाजिर जैसे पहाड़, आबशार, दरख्त और फिजा को बयान किया है। इसके जरिए इंसान की रूह पर उनके मुनाजिर के असरात को पेश किया। शायर के नजदीक फितरत सिर्फ जाहिरी और खूबसूरती नहीं रखती है, बल्कि एक रूहानी सुकून, इत्मीनान भी पोशीदा है, जो इंसान की रूह को राहत बख्श देता है। देखो इंसान के जिंदगी में सुकून भी होना जरूरी है, इत्मीनान भी होना चाहिए, असल खूबसूरती तो वही है। शायर ने इस नज़म में फितरत को एक जिंदा मुतहरिक कूद के तौर पर पेश किया, जो इंसान के अंदरूनी जज्बात और एहसास का हम आहंग। फितरत के एक मुनाजिर इंसान को इसकी रूहानी पहलुओं को जोड़ते हैं और इससे एक आला मकसद के जानिब राग़िब करते हैं। शायर के मुताबिक फितरत और इंसान में कोई तजाद नहीं, बल्कि दोनों एक ही हकीकत के मुख्तलिफ हैं।
اس نظم کا فلسفیانہ پہلو یہ ہے کہ قدرت کی عظمت اور اس کی ہر چیز چاہے وہ آبشار ہو یا انسان ایک ہی لڑی میں پروی ہوتی ہوئی ہے، ان کے درمیان کوئی اختلاف یا بیر نہیں۔ شاعر نے انسانی وجود کو فطرت کے مختلف اجزاء سے مربوط کر کے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ انسان فطرت دونوں ایک ہی خالق کے تخلیق ہیں، دونوں کا مقصد کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ دیکھو جو میں ادھر پڑھایا وہ سب وہی ہے، اور یہ سوال یہاں آپ کے لیے بی بی آئی سمجھ لو، یہ سوال ہے بی بی آئی، سمجھ گئے؟ یہاں یہ سوال بی بی آئی ہے۔ چوتھا سوال کیا ہے کہ صحیح مصروں کو جوڑا تھا، یعنی جو شعری ہم لوگ کا نظم تھا اس کو جوڑا لگا ہے، تو فضا کو میں ایسی ہوا سماتی ہے، کیا ہے؟ بسر ہوگا اس کا، بسر نساء میں ہوگا۔ دیکھو سب کسی کا یہاں اس کا بسر ہے۔ دوسرا کیا تھا؟ یہ راگ ہے وہ جو مضراب کا اثر نہیں، تو یہ حرف کان کا پردوں کی گوشے گہرے ہیں، یہ اس کا آنسر ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ جدا کسی سے بھی ہستی کا اپنے راز نہیں، تو یہ کس سے ہوگا؟ کچھ آبشار میں اور ہم میں امتیاز نہیں۔ بس ایک عالم ہو چار سمت تاری، نہ سور و سر ہے دنیا کا وہ آہوا جاری، یہ اس کا ہے۔ تو یہ بھی تھوڑا امپورٹنٹ ہی رکھ لو، لیکن اتنا خاص نہیں۔ اب آگے ہم لوگ ایم سی کیو کی طرف۔ ایم سی کیو آبجیکٹیو کافی امپورٹنٹ ہے، کیا ہے؟ کافی امپورٹنٹ ہے آبجیکٹیو۔ تو اب میں اس کو سالو کر رہا ہوں، کیونکہ ویڈیو ہم لوگ کا ون شاٹ ہی رہے گا ہمیشہ، تو ون شاٹ میں ایک ہی ویڈیو میں کمپلیٹ کرنا ہے۔ پہلا ایم سی کیو ہے، اردو نظم نگاری کہ جدید دور کا آغاز کس تحریک کے زیر اثر ہے؟ آپشن ہے تحریک علی گڑھ، سر سید تحریک، ترقی پسند تحریک، رومانی تحریک۔ تو کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر؟ کیا ہوگا؟ تو وہ ہے سر سید تحریک، اور یہ کوشچن ہم لوگ اب تک کئی بار پڑھ چکے۔ دوسرا ایم سی کیو ہے، جدید نظم نگاری کے پیش رکن کن شعرا کو مانا جاتا ہے؟ یعنی جدید نظم نگاری کے پیش رکن شعرا کس کو مانا جاتا ہے؟ حالی اور آزاد، اقبال اور چکبس، فیض اور مزاج، کوئی نہیں۔ کون مانے جاتے ہیں؟ تو وہ ہے آپشن اے، رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ اے کا حالی اور آزاد رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ نیکسٹ ایم سی کیو کیا ہے کہ نظم نگاری کی تحریک کی قیادت کس کے قیام کے دوران؟ محکمہ تعلیم حکومت پنجاب، دلی کالج، فورٹ ولیم کالج، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو کس کے حکومت میں وہ ہوا تھا؟ محکمہ تعلیم حکومت پنجاب، رائٹ آنسر اے الف۔ چوتھا ایم سی کیو ہے، اقبال کو کس صدی کا عظیم ترین شاعر مانا جاتا ہے؟ 18ویں صدی، 20ویں صدی، 19ویں صدی، 20ویں صدی، 21ویں صدی؟ تو کس صدی کے؟ 20ویں صدی کے، رائٹ آنسر سی ہو جائے۔ چکبس کا پورا نام کیا ہے؟ پنڈت برج موہن، پنڈت برج نارائن، پنڈت کرشن پرساد، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو کیا ہے؟ پنڈت برج نارائن پڑھے ہم لوگ، رائٹ آنسر بی۔ چھٹا ایم سی کیو کے، چکبس کا پیدائش کب ہوئی؟ 1880، 1882، 1885، 1890 عیسوی۔ تو کب ہوئی تھی چکبس کی پیدائش؟ وہ ہوئی تھی 1882 عیسوی میں، اور کہاں ہوئی تھی؟ تو وہ فیض آباد میں ہوا تھا، فیض آباد۔ فیض آباد کہاں؟ یو پی میں، فیض آباد یو پی میں پیدا ہوئے تھے 1882۔ چکبس کی پیدائش کہاں ہوئی؟ لکھنؤ، فیض آباد، الہ آباد، دہلی۔ تو کہاں ہوئی تھی فیض آباد چکبس کی پیدائش؟ تو وہ فیض آباد میں ہوئی تھی، رائٹ آنسر بی۔ چکبس نے وکالت کا امتحان کب پاس کیا؟ آپشن ہے 1905، 1906، 1907، 1908۔ کب پاس کیا تھا؟ 1906 عیسوی۔
और कहीं आपको 1908 अगर मिले तो वहां आप लोग 1906 कर दीजिएगा। कब हुआ था? 1906 में उन्होंने वकालत का इम्तिहान पास किया। चकबस का इंतकाल कब हुआ? 1925, 1926, 1927, 1928। तो कब हुआ था? 1926 ईस्वी में हुआ था। वो फालिज का दिमाग में फालिज का हमला हुआ और रायबरेली में ही उसका इंतकाल हो गया था। 10वां एमसीक्यू, चकबस का इंतकाल किस बीमारी की वजह से? तो ऑप्शन है बुखार, फालिज, दिल का दौरा, टीबी। तो किसका? फालिज, राइट आंसर बी। चकबस ने पहली गजल किस उम्र में कही है? ऑप्शन है 8 से 7, 9 से 10, 11 से 12, 13 से 14। तो कब? 9 से 10 साल की उम्र में ही पहली गजल कही थी इसने, चकबस ने। 12वां एमसीक्यू, चकबस किन असातिज़ा की सैदाई थे? आतिश, गालिब और अनीस, मीर, सौदा और दर्द, ज़ौक, मोहन और दाग। इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? आतिश, गालिब और अनीस के सैदाई थे, राइट आंसर ए। देखो यही सब आपका एमसीक्यू में आ सकता है, यही सब 2 नंबर में आएगा। घुमा फिरा, कहीं ये पूछा कहीं वह पूछा। मुनाज़िर कुदरत नज़म में कुदरत का नगमा क्या दिखाता है? दुख, गम, असर, खुशी। तो क्या दिखाता है? 13वां का क्या होगा? तो वो असर दिखाता है, राइट आंसर सी। मुनाज़िर कुदरत के मुताबिक सब एक काफिले के क्या है? मुसाफिर, साथी, राही कोई नहीं। तो क्या है? वो है मुसाफिर। सब एक ही काफिले के क्या है? मुसाफिर है, चाहे इंसान हो चाहे आबसार हो। चकबस के शायरी में किसकी तकलीद नुमाया है? मुसद्दस पर अनीस, गजल पर मुबन्नी, नज़म पर हाली कोई नहीं। तो कर मुसद्दस पर फरहानी, राइट आंसर ए हो जाए। तरक्की पसंद तहरीक कब शुरू हुआ? इकबाल के बाद, इकबाल से पहले, सर सैयद के दौर में, आजाद के बाद। तो किसके दौर में? तो इकबाल के बाद हुआ सर सैयद शुरू, राइट आंसर। 17वां एमसीक्यू, जदीदियत पसंदों ने उर्दू नज़म को किससे मिलाकर नई राह निकाली? दाखिलियत और अलामत, खारजियत और हकीकत, रोमानियत और हकीकत कोई नहीं। क्या है? दाखिलियत और अलामत, राइट आंसर। 18वां एमसीक्यू है, नज़म मुनाज़िर कुदरत में किसकी रूह को राहत की नींद आती है? फरिश्ते के, बसर की, परिंदे के कोई नहीं। किसकी रूह को? तो वो बसर की, इंसान की रूह को राहत मिलती है। समझ के, रूह के राहत के माने होता है आराम। इसमें एमसीक्यू, चकबस ने अपनी तालीम कहाँ हासिल की? फैजाबाद, लखनऊ, अलीगढ़, दिल्ली। तो कहाँ हासिल की थी? तो वो लखनऊ में, राइट आंसर बी। चकबस की गजलों में किसका रंग नुमाया है? मीर, गालिब, आतिश, दाग। तो किसका नुमाया है? तो वह आतिश का, राइट आंसर सी। मुनाज़िर कुदरत में किस चीज के पर्दों में राग गुस्सा गैर ने? आंख, कान, दिल, रूह। तो क्या है इसका? राइट आंसर कान। चकबस का तखल्लुस क्या था? नारायण, चकबस, पंडित कोई नहीं। तो क्या था? मैंने कई बार बता चुका हूं, वो था चकबस, राइट आंसर बी हो जाएगा। 23वां एमसीक्यू, चकबस के आबा व अजदाद कहां से ताल्लुक रखते थे? तो उसका आबा व अजदाद कहां से ताल्लुक रखते? दिल्ली, लखनऊ, फैजाबाद, यूपी। तो कहां थे? लखनऊ से ताल्लुक। लखनऊ भी कहां है? यूपी में ही है। चकबस ने बीए कब पास किया? 1905, 1906, 1907, 1908। तो कब किया था? 1905 ईस्वी में, राइट आंसर ये हो जाएगा। 1906 में उन्होंने वकालत इम्तिहान पास किया था। चकबस का इंतकाल कहाँ हुआ? अदालत में, स्टेशन पर, घर पर, कॉलेज में। तो कहाँ हुआ था? वो स्टेशन पर हुआ, राइट आंसर बी। चकबस का इंतकाल किस वक्त हुआ? सुबह, दोपहर, शाम 7 बजे, रात को। तो शाम 7 बजे हुआ था, राइट आंसर सी। तो हम लोगों ने बहुत सारे अब तक क्या किए? एमसीक्यू किए। कितना? 26 एमसीक्यू किए। सभी इंपॉर्टेंट है और आप लोग एक बार जरूर पढ़िएगा, नोट मिल जाएगा टेलीग्राम में। बुक पढ़िएगा। इस बुक तो यहाँ आप पढ़ने की जरूरत नहीं है, बुक में सिर्फ वर्ड मीनिंग पढ़िएगा और एक टॉपिक मिलेगा, आप पढ़ें। एक जगह मिलेगा आपको, आप पढ़ें, वहां जाके पढ़िएगा। आप पढ़ें, मिलेगा एक जगह टॉपिक, यानी जो नज़म है उसके खत्म होने के बाद मिलेगा। आप पढ़ें तो वहां पढ़ लीजिएगा थोड़ा,
اور نہ جو ورڈ میننگ ہے الفاظ معنی ہے اس کو پڑھ لیجیے گا بک میں جا کے. باقی آپ یہاں سب کچھ مل جائے گا آپ کو, یہاں دوسری جگہ آپ کچھ پڑھنے کا نہیں. تو ساتھیوں آج تک کے لیے ہم لوگ یہیں تک رکھتا ہوں. تو ویڈیو کو لائک کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا. آج تک کے لیے یہیں تک. خدا حافظ.